लिखता था, वो एक बार उन्होंने उसने एक लेटर लिखा हमारे सब सब दोस्तों के लिए कि हम लोग 25 दिन रह गए हमारे कॉलेज के, तो हम अभी अभी बिछड़ जाएंगे। तो सबके आंखों में आंखें भर आई थी, नमी हुई थी, सब सभी नमी का माहौल था बस, सभी की आंखों में। तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर भी मैं कुछ लिखूं और उसको भी जो आंखें भर आएगी शायद मैं लिखने से। तो मैं क्या लिखूं, ऐसा मैंने सोचा, तो मैं कविता लिखने लगा। और कविता लिखने से मैंने एक दो कविता लिख दी उसके दौरान, कि मैं उसके ऊपर एक कविता लिखूं करके। और मैंने दो कविता लिख दी। और उसके बाद में वो दोनों कविताएं सबको पसंद आई। और उसके बाद में मैंने कविता लिखने का ये वो जो दौर है मेरा, वो चालू कर दिया। तो मैं सीनियर कॉलेज में तभी था, सीनियर कॉलेज में 13वीं 14वीं 15वीं में था तभी। मैं कॉलेज में बताया नहीं कभी कि मैं कॉलेज में कविता करता हूँ वगैरह ऐसा। मतलब मैं बाहर, मतलब जब कॉलेज से बाहर जाता था तभी मैं प्रतियोगिता में कविता के या सम्मेलन में सहभाग लेता था। और मुझे बख्शीश भी मिलती थी बहुत सी। और सभी लोग मुझे मेरी जो खड़ी आवाज थी या मेरी बड़ी आवाज थी और नाटक की संवाद के साथ मैं अपना कविता पेश करता था। तो वो कविता पेश करने का जो मेरा ढंग था वो सबको पसंद आया आता था, जो साहित्य प्रेमी जो है। और वो लोग बोलते थे कि आप लिखिए, बड़ा कुछ लिखिए। और ऐसे ऐसे करने से मुझे प्रोत्साहन मिल गया। और जब मैं ठाणे वगों में लिखने लगा तो हर विषय में जो राजकीय जो घटनाएं घटती है, तो राजकीय घटना में बहुत मजा आता है लिखने के लिए। कोई भी या कोई भी कुछ भी बोल देता है, या कोई भी राजनीति का जो ढंग से कोई भी बोलता है या नहीं भी बोलता है, उनके ऊपर जो टिप्पणी करना है, वो टिप्पणी करने से बहुत मजा आता है। क्योंकि समाज को हम कुछ दे सकते हैं वो टिप्पणी के साथ। और समाज में भी ऐसे एक घटना घटती है जब किसी का मतलब प्रॉब्लम होता है अपने समाज में, तो उसके ऊपर भी लिखना चाहिए। क्योंकि हम लोग सजग जो लेखक रहते हैं, उन वो लोग सभी समाज के सभी सभी जो प्रॉब्लम्स है वो लिख लिख देते हैं। क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम भी प्रॉब्लम है। इसलिए मैं प्रॉब्लम पहले देखता हूँ, प्रॉब्लम क्या है, उसमें हम लोग क्या सलाह दे सकते हैं। सभी अपने वाचक वर्गों को हम क्या सलाह दे सकते हैं, क्या बता सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वो मैं हर बार सोचता हूँ, नया नया कुछ सोचने लगता हूँ। और मैं मेरे आनंद के लिए लिखता नहीं है। मेरा आनंद खाली 30% है, लेकिन वो जो 70% जो है वो पब्लिक का जो मन है, कि जो अपने जनता का जो मन रहता है या वाचकों का जो मन रहता है वो कैसा होता है, वो आपको मालूम रहना चाहिए। कि उनको हम कैसे समझा सकते हैं, कैसे हम बोल सकते हैं, संवाद कैसे साध सकते हैं उनसे। तो मैंने ये सब देखा, इसलिए मैंने आध्यात्मिक विषय में भी मैं लिखा। आध्यात्मिक विषय में मैं बहुत सी अच्छी विचारधाराएं मेरे पास है। तो आपको मालूम है कि मैं आपको एक दो आर्टिकल दिया था, कि तो आर्टिकल में क्या क्या था आपको तो मालूम है। ऐसे आर्टिकल मैंने लिखे, सामाजिक हो सांस्कृतिक हो सभी। और ऐसी तरह से मुझे एक प्रेरणा मिली, जो जो हमारे जो पहचान के लोग रहते हैं या हमारे जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं, उनको जो तकलीफ होती है उससे हमसे प्रेरणा मिलती है और हम लोग लिखते हैं। ऐसा है। तो फिर कुछ अलग ऐसी प्रेरणा नहीं मिली मुझे कि भगवान ने मुझे कि सपने में आके कोई दर्शन दे दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो जो जिंदगी ने मेरे को सिखाया वो मैंने खाली बताया, ऐसा मैं कहता हूँ। जी, बहुत बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात की है आपने। ज़िंदगी ने मुझे जो सिखाया वो मैंने समाज के सामने अपनी लेखनी के द्वारा, अपनी कलम के द्वारा आपने समाज को दे दिया। रुपेश जी, वलयांकित वलयांकित ने रुपेश पवार को एक नई प्रसिद्धि और एक नई पहचान दी। उसके बारे में विस्तार से हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। वलयांकित एक किताब मेरी है, वो सबसे अच्छी किताब है। और हम लोग जो कलाकारों के ऊपर मैंने लिखा है, साहित्यकार कलाकार के ऊपर मैंने वो लिखा है। और हम लोग मैंने जो सीखा है उनसे बचपन से लेके आज तक, तो उनका जो कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैं वो आर्टिकल लिखा था।
और मुझे उनको मिलना था, लेकिन वो मैं मिल ना सका और उसके बाद में वो चल बसे ये दुनिया से। तो मैं बोला कि श्रद्धापूर्वक मैं कुछ लिखूंगा पेपर में उनके उनके लिए। तो मैंने पेपर में लिखना शुरू कर दिया और श्रद्धांजलि लेख हम बोलते हैं उसको, आर्टिकल मराठी में श्रद्धांजलि लेख बोलते हैं। उसको मैंने लिखा और वो पेपर में आते थे। तो मैं ऐसा मेरे को दिमाग में वो तो नहीं आया था कभी कि मैं वलायंकित निकालूंगा वैसे वैसे। लेकिन मेरा अंतरंग करके एक बुक है कविता का, वो आने के बाद मेरे जो गुरु है जिनको मैं भाई समझता हूँ, मेरे जो मंदार टिल्लू करके जो नाट्य दिग्दर्शक है, उन्होंने बोला था मेरे को कि अभी तू वलयांकित जो तेरा किताब है वो निकाल, क्योंकि वो अच्छी किताब है और सबको उनको प्रेरणा मिलेगी, सब सभी बच्चों को या सभी छात्राओं को जब प्रेरणा मिलेगी तो अब निकालना चाहिए। और मैंने वो किताब निकाली, शारदा प्रकाशन के संतोष राणे जी ने उसको प्रकाशित कर दिया, उसका नाम भी उन्होंने ही रख दिया वलयांकित करके, और वलयांकित ऐसे ही छप गया। और वलयांकित में कौन है वो आपको मैं बताऊंगा। हिंदी के जाने माने आर्टिस्ट सब है उसमें, राजेश खन्ना जी है, यश चोपड़ा जी है, उसके बाद में सभी सभी लोग अपने ये होते हैं, सभी लोग हैं। और मराठी में आप बताएं, आप मैं कहूंगा आपसे तो लक्ष्मीकांत बेर्डे जी, आपने जो मैंने प्यार किया चित्रपट देखा होगा या कोई भी साजन सिनेमा देखा होगा, उसमें जो कॉमेडी आर्टिस्ट है लक्ष्मीकांत बेर्डे, उनके ऊपर भी मैंने लिखा था। उसके बाद में नीलू फुले करके हमारे नाटक के आर्टिस्ट है जो कि मराठी के, वो कुली में जो अमिताभ के पिताजी का उसने रोल किया था, वो आपको मालूम रहेगा। और जाने माने जो लेखक हमारे हैं जो विजय तेंदुलकर, जिन्होंने हिंदी भी पिक्चर में कोई स्टोरी राइटिंग की, ऐसे मतलब उनके ऊपर भी मैंने आर्टिकल लिखाया। और प्रबोधन के लिए भी मैंने आर्टिकल लिखे हैं, प्रबोधनकारों के आर्टिकल लिखे हैं। उसमें वामन रोपाई जी है और नाना साहेब धर्माधिकारी, और उसके बाद में आखिर के पन्ने में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी भी है उसमें। ऐसे सभी लोगों को मैंने उसमें लाया वलयांकित में और दुनिया के सामने रखा कि उन्होंने कैसे मतलब जिंदगी जी है, कैसे संघर्ष किया है अपने आप से, और वो इतने बड़े उन्होंने काम किए हैं। अच्छा समाज को भी उन्होंने अच्छा काम, समाज को भी उन्होंने दिया है, जो अपना कुछ हम लोग दे सकते हैं समाज को, वो सभी उन्होंने दिया। और उसके बाद में वो अच्छे कलाकार थे और अच्छे इंसान भी थे, ये मैंने बताने के लिए ये बुक निकाली। और बच्चों के हाथों में ये किताब रहनी चाहिए, हाथों में नहीं तो हृदय में होनी चाहिए सबके, ऐसा मुझे लगता है, हमेशा ही लगता है। और मैं पुस्तक के प्रकाशन के कार्यक्रम में भी ऐसे ही बोला था कि सभी के मन में ये पुस्तक आनी चाहिए। तो ये बात है वलयांकित की, बहुत वलयांकित अच्छा बुक है मेरा, और वो महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा जाएगा बच्चों के विकास के लिए, तो मेरे को अच्छा लगेगा। और भारत में भी जाने के लिए मैं उत्सुक हूँ। लेकिन मैं अभी हिंदी का भी वो जो बुक है हिंदी में भी निकालने वाला हूँ, ऐसा मेरे को ख्याल आया था बीच में, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से सभी मेरा काम अटका हुआ है। लेकिन लॉकडाउन के बाद मैं वो बुक हिंदी में निकालूंगा, ऐसा मुझे ख्याल है मेरा कि मैं निकालूंगा, ये बात है जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरूर आप हिंदी में, इंग्लिश में, मैं तो कहूँगी बहुत सारी भाषा में इस किताब को आप शब्दांकन इसका कीजिए, क्योंकि ये बातें हमको, हमारे बच्चों को बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाली है। मैं तो कहूँगी कि मैं पूरे आपके जीवन पर मैं कोई किताब लिखूं, अब मुझे मेरे मन में ये आ रहा है। जितना आपको काफी मैं जान रही हूँ, पढ़ रही हूँ, और आज सबके माध्यम से पूरे भारत से जो मान्य हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जान रहे हैं आपको, ये आपकी सारी बहुत सारी छोटी बातें जो मैं आपको पूछ नहीं पाई, वो आज इनके माध्यम से मैं जान रही हूँ, और एक नए रुपेश सर को मैं आज जान रही हूँ।
वलयांकित के बारे में आपने बताया, साहित्य के बारे में बताया, और आपके लेखन के बारे में हमने अभी बहुत सारी बातें सुनी। तो आपकी कोई कविता नहीं सुनेंगे तो ये अद्भुत सफर अधूरा रह जाएगा। तो मैं विनती करती हूँ आपसे, नहीं कविता सुनाऊंगा, कविता हमारे साथ आप, लेकिन वो कविता मेरी मराठी कविता है, और मैं आपको उसका जो मतलब क्या मैंने कैसे लिखी वो कविता वो पहले बताता हूँ, उसके बाद में कविता में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो कविता है महिला के ऊपर कविता है, और जो महिला लोग रहते हैं वो उनका इतिहास हम लोग देखेंगे तो वो जब पढ़ते नहीं थे, उनको मतलब पढ़ना लिखना नहीं आता था, तभी से लेके मैंने आज तक जो अभी महिला जो करती है, जो जीती है, उसके ऊपर मैंने कविता वो लिखी थी। और उसके बाद उसको जो क्या बदलाव उसमें आया है, नारी के सभी फैसले में क्या क्या बदलाव आया है, ये मैंने सब वो कविता में लिखा है। तो आपको वो कविता में सुना के बताता हूँ, और उसके बाद में आपको समझ में आएगा, और मैं धीरे धीरे आपको कविता सुनाऊंगा, आपको समझ में आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं कविता का शुरुआत करता हूँ। कविता का नाम है त्या नाजूक कळीचे। त्या नाजूक कळीचे कुंपणात एक घर होते, त्या नाजूक कळीचे कुंपणात एक घर होते, ते कुंपण तिचे विश्व किती सुंदर होते। कळीने उमलता उमलता, कळीने उमलता उमलता दुसऱ्या घरी जाणे होते, रंग गंध अस्तित्व तिथे देणे होते, रंग गंध अस्तित्व तिथे देणे होते। कोण्या एका महात्म्याने त्या कळीला सांगितले, या पलीकडे काहीतरी असते, थोडे ज्ञान तिलाही दिले। आत्मविश्वासाचे बीज अंकुरले, आत्मविश्वास बढ़ गया उसका, आत्मविश्वास के बीज अंकुरले, नवलाईचे लेणे हवे हवेचे वाटले। हे विश्व अनोखे होते, पण आता चित्र पालटले। विश्व अनोखा था वो, लेकिन अभी चित्र पलटा हुआ है। वो कैसे, अब देखिए। कुणी तिला त्रासावले, पार कोंबेधून टाकले, कुणी तिला त्रासावले, पार कोंबेधून टाकले, सुरगवून फेकून दिले। तिचे पावित्र्य ते काय राहिले, तिचे पावित्र्य ते काय राहिले। वैतागून कळीने महात्म्याला विचारले। वो महिला महात्मा को पूछती है, ज्योतिराव फुले जी को। वैतागून कळीने महात्म्याला विचारले, आत्मविश्वास के बीज का बरं पेरले, आत्मविश्वास आपने क्यों दिया। कुंपणातले विश्व चांगलेच होते, वाकड्या नजरेने कोणी पाहत नव्हते। थोडे वंचित दुर्लक्षित जिने माझे होते, थोडे वंचित दुर्लक्षित जिने माझे होते। पण आता हे काय झाले, टांगत्या तलवारीचे जिने मला आले। त्या नाजूक कळीचे कुंपणात एक घर होते, त्या नाजूक कळीचे कुंपणात एक घर होते। बहुत सुंदर रुपेश जी। त्या नाजूक कळीचे, समझ में आई आपको सबको? कविता सबको समझ में आई? तुम्ही अर्थ आधी समजवलेला होता कदाचित, त्यामुळे थोडा का होईना प्रत्येकांपर्यंत तो मेसेज किंवा त्या कवितेचा जो अर्थ है तो पोहोचला। सभी को सभी शायद समझ पाए हो, क्योंकि सर ने पहले थोड़ा कविता के बारे में आपको सुनाया था। तो इस तरह से अभी एक अद्भुत सफर पे हम सभी रुपेश सर के साथ चल रहे हैं काफी समय से। एक कविता भी हमने उनकी सुनी है, उनके सफर को जाना है, वो जो चुनौतियों को बाजू में रखकर किसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जो मेहनत से वो आगे बढ़े हैं, वो हम सब लोग सुन पाए हैं। रुपेश सर, एक बात और मैं आपसे जाते जाते, हमारा ये सफर के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। कुछ अभी हमारे जो लोग मान्यवर जो जुड़े हैं, कुछ लोगों से विनती भी है कि अगर कुछ आपसे पूछना चाहे तो वो पूछेंगे आपसे। मैं एक बात मेरे मन में है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आज हमारे बच्चे जो
बहुत सारी चीजों का सामना कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस वो आज ले रहे हैं। मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो बाकी सब परिस्थिति बहुत अच्छी है, पैसा है, घर कुछ सब कुछ है, अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, शरीर अच्छा है, सब कुछ है, फिर भी एग्जाम फोबिया है, कुछ चीजों का फोबिया है, एंजाइटी है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में से आज बच्चे गुजर रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण ये बात मैं आपसे कहलवाना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, एक संदेश आप इन हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहेंगे? अपनी जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव तो आते हैं, तो उतार चढ़ाव के पर डरना नहीं चाहिए। और आधा ग्लास भरा है अपना, पूरा तो नहीं है, सभी का पूरा नहीं होता, आधा ही ग्लास रहता है। और हमको उसमें भी हमको क्षमता जो है, हमारे हमारे बीच में जो क्षमता होती है उसको बढ़ाना चाहिए। और ना करते हम लोग ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि मुझे कुदरत ने ऐसा दिया है, कम दिया है, ज्यादा दिया है। तो हम अपने तरफ से कुछ करेंगे तो ही हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है, मैंने पहले ही बताया आपको। तो प्रॉब्लम है, इसलिए वो प्रॉब्लम को कैसे निकालना चाहिए, बाहर कैसे डालना चाहिए, वो अपने अपने सोचना चाहिए। अभी सभी लोगों को, सभी बच्चों को अच्छी अच्छी मतलब स्कूल है, अच्छे एग्जाम होते हैं, अच्छे अच्छे पिता माँ पिताजी मिले हैं, और सब जगह पे उनको सब मिलता है। मुझे तो आंखों में थोड़ी तकलीफ थी, मैं दिव्यांग हूँ, तभी भी मैंने इतना जितना पढ़ाई किया। तो आप सभी लोग जो बच्चे लोग रहते हैं वो सभी लोग अभी कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से भी अभी ऑनलाइन जो क्लास चालू है उससे बहुत तकलीफ है बच्चों को, लेकिन ये भी दौर है, वो चल जाएगा। उसके बाद में हम लोग सोच लेंगे कि कैसे सकारात्मक होके हम पढ़ाई करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा सोचना चाहिए। सभी लोगों ने सोचना चाहिए, पालकों ने भी सोचना चाहिए। अभी ये बच्चों ने भी ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हमको जिंदगी मिली है तो जिंदगी एक बार ही मिलती है, हर बार जिंदगी नहीं मिलती। पुनर्जन्म है या नहीं है वो क्या मुझे भी मालूम नहीं है। सदगुरु वामनराव पई जी ने बताया कि पुनर्जन्म की बात छोड़ो, आज का जन्म हमको मिला है तो आज के जन्म में हमको बैटिंग करनी है, खाली बैटिंग करनी है, जैसे भी बॉल आए वो मारना है। ऐसा मैं कहता हूँ आपसे, सभी को ऐसा मैं कहता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत संदेश दिया है आपने रोहित सर। ग्लास आधा खाली है ये हम हमेशा कहते हैं, लेकिन ग्लास आधा भरा है, ये बहुत बड़ी सकारात्मक की सोच आज हमने यहाँ पर दी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने अभी कही कि हमें बैटिंग करनी है, बॉल कोई भी आए बस हमें हमारी ताकत लगानी है बैटिंग में, हमें बैटिंग करनी ही है। तो ये बहुत अच्छा संदेश आज आपने हमारे बच्चों को, हम सभी को ये दिया है। तो आप यहाँ आए इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। और बहुत अद्भुत इस हमारी चर्चा और आपके अनुभव, आपकी कहानी, आपका जीवन, ये जो हमने आज जाना है, इसके लिए आपने जो जानकारी दी है उसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद है। नरेश दादा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ जो मौजूद है, जो उनके कुछ सवाल है तो आप उनके कुछ सवालों के जवाब दें। हाँ, बराबर। नरेश दा, मैं झारखंड से बोलना चाहता हूँ, सैयद मंजर हसन। अच्छा, बोलिए सर जी, पूछिए जी। कोई बात। बहुत हो सके तो हैंड रेस करिए जी। ठीक है। सैयद मंजर हसन झारखंड से। सर रुपेश सर, आपको बहुत बहुत शुभकामना, और आपका जो वचन सुने उसके लिए सबसे पहले तो मैं बाल रक्षक प्रतिष्ठान के रागी मैम का, अपने मनोज दा, अपने नरेश दा और पूरे प्रतिष्ठान का जो मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप जैसे हीरे को चुन करके उन्होंने आज लाया हम लोग के समक्ष प्रेरणादायक कथा नहीं, सच्चाई को बयान करने का जो आपने साहस और जो प्रेरणा हम लोग को दिया सर, इसके लिए मैं सहृदय साधुवाद देता हूँ। आपको भी इस मन से जुड़कर आज आपने अपना बहुमुखी प्रतिभा और व्यक्तित्व का जो आपने आज हम लोग के सामने एक सफर तय किया है, रानी मैम ने जो कराया सफर तय, वाकई जो है हम लोगों के लिए
सर बहुत ही जो है ना गर्व का विषय भी है और लर्निंग का भी विषय है। आप एक महान कलाकार की हैसियत रखते हैं और रानी मैम ने बहुत अच्छा कहा कि आपकी पूरी जिंदगी ही जो है एक अनुकरणीय जिंदगी है सर। और आप पर अगर वो कहानी लिखती हैं, किताब लिखती हैं, तो ये उनका बड़प्पन होगा और हम लोग उसको नमन करेंगे सर। आपकी पूरी लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जितना मेरे को जिंदगी दी है वो मैं जीने की कोशिश में लगा रहा हूँ, उसमें कुछ तकलीफ की बात मेरे को आई नहीं। आपने जो कर दिया है वो जो है आपका आत्मविश्वास और आत्मबल है सर। और ये आत्मविश्वास हम बच्चों को, टीचरों को के लिए एक मार्गदर्शन का काम कर रहा है सर, करेगा सर, समझे। आपने जो बैटिंग करने की बात कही, आप पूरी जिंदगी में चौका और छक्का से ही अपना 100 स्कोर पूरा किया है सर। इसके लिए आप बधाई के पात्र, शुभकामना के पात्र है सर, ठीक है। और आपको कभी भी दिव्यांग नहीं आपको कहना है, समझना है और सोचना है। आप जो एक बड़ा संदेश दिया है कि मनोवैज्ञानिक दबाव को खत्म करते हुए, बराबर बच्चे ही नहीं, मनोवैज्ञानिक दबाव को खत्म करके ही हम पूरे जिंदगी में अपने जीवन को साकार रूप दे सकते हैं। सकारात्मक सोच के साथ विश्वास पैदा करके हम दुनिया में अपना भी डंका बजा सकते हैं। जब आप समर्थ व्यक्ति जब डंका बजा सकते हैं तो हम तो सामान्य है। और आप मनोबल बढ़ाना है, मनोबल बढ़ाना है सर। आप जितना काम कर दिया, कर गुजरे और कर गुजरने की क्षमता रखते हैं सर, वो हृदय साधुवाद के पात्र है सर। मैं बहुत ज्यादा समय वाले करके पूरे झारखंड के 80,000 शिक्षक की तरफ से आपका अभिवादन करता हूँ और पूरे प्रतिष्ठान को हृदय अभिवादन करके उसके बाद शैलेश गुजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले शैलेश भाई, बाद में शैलेश सर। ओके शैलेश भाई पूछिए। मेरा सवाल कि रुपेश भाई, आपको जिंदगी में कभी ऐसा लगा कि मैं किसी से कम हूँ? मेरे को ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैंने खुद की स्पर्धा की, खुद से मन से स्पर्धा की। तो मैं ये नहीं कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, यही मैंने देखा। तो आस पड़ोस के लोग क्या कहते हैं, मेरे दोस्त क्या है, क्या बने हैं, वो मैंने कभी देखा नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या अलग कर सकता हूँ, वो मैंने देखा था। इसलिए मैं जिंदगी में आगे बढ़ गया। इसलिए दूसरों को मिला है, मुझे नहीं मिला है, वो देखना नहीं चाहिए। अपने आप में कुछ होता है, अपने कुछ कौशल्य होता है, वो कौशल्य विकास करना चाहिए। और कौशल्य विकास करने के बाद आप सब कुछ पा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, तो आपको पाने की कोशिश में लगाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू दादा। और एक बार गुजरात से शैलेश सर। जी सर। हाँ, उसके बाद नसीम मानो मैम, पहले शैलेश सर। ओके पूछिए। मेरा रुपेश सर से ये सवाल है कि जैसे कि समाज में दिव्यांग बच्चों के प्रति जो हर्ट किया जाता है, क्या आपके प्रति भी वैसा सुलूक किया है कभी? और आपकी उसके सामने प्रतिक्रिया क्या रही है? ऐसा मेरे साथ कुछ भी हुआ नहीं है, क्योंकि मैं जो बचपन में था तो मेरे पिताजी का स्कूल था, इसलिए स्कूल में कुछ तकलीफ नहीं थी, मेरा स्कूल था। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद थोड़े तकलीफ होने लगे। लेकिन तकलीफ की बात, मेरे दोस्त थे, ऐसे दोस्त थे कि मुझे संभाल लेते थे, मुझे हर रोज मेरे साथ चलते थे वो, और कुछ भी हो जाए तो रुपेश मैं तेरे पीछे हूँ, ऐसे मेरे दोस्त सब थे। और मेरे जो रिश्तेदार थे या मेरे आस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने बड़ा ही मेरे को सपोर्ट किया। और मेरे पिताजी और माँ ऐसे सक्षम थे कि कोई ऐसे बोल नहीं सकता था मेरे को कि तू दिव्यांग है, अपंग है, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि वो ही सक्षम थे। और उनके जो दोस्त लोग थे पिताजी और माँ के, वो भी अच्छे थे, इसलिए उससे कोई तकलीफ मेरे को नहीं हुई। और पहचान वाले हमारे आस पड़ोस के लोग वो भी अच्छे थे, और उन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया, हर बार प्रोत्साहित किया। ऐसा है। विठल कदम सर, धर्मेश जोशी सर, बाद में। बहुत धन्यवाद सर आपसे बात करके। हाँ, थैंक यू। कदम सर अनम्यूट करा भाई। विठ्ठलराव कदम सर।
हेलो, अच्छा धर्मेश भाई आप बात पूछ लो। हाँ धर्मेश भाई आप पूछ लो, चलो। Okay, sir. Good evening. good At that time, no words for you, sir. Good work. बस इतना ही मैं आपको आता हूँ, दूसरा कुछ नहीं है। मैंने सुना सर, इंस्पिरेशन फॉर एंड गुड वर्क सर। आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू। ओके, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। शैलेश शाहिल। हाँ, माइक बंद है सर आपका, माइक चालू कीजिए। अच्छा अनिल सर आप पूछ लीजिए। रुपेश सर नमस्कार। ओके नमस्कार रुपेश सर नमस्कार। नमस्कार। सर सैल्यूट, आपका वर्क तो बहुत सैल्यूट के पात्र है और सर प्रेरणादायी है सर। बहुत सी प्रेरणा मिली आपको जानकर, महसूस किया तो कुछ लगा सर है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है सर। बहुत कुछ जानने को मिला। जब भी स्कूल की कोरोना की सिचुएशन कुछ नॉर्मल होगी तो मैं बच्चों को आपकी स्टोरी 100% सुनाऊंगा सर जी। मेरा सवाल सर जी आपसे इतना ही है कि सर जी आगे का आपका गोल क्या है? आगे आप कहाँ तक जाना पड़ा? आपका कुछ गोल रहा होगा आगे मेरे को इस जगह तक जाना। अभी मैं लॉकडाउन के पहले चित्रपट कथा के लिखने लगा और वही मेरे को अभी आगे बढ़ाना है। और चित्रपट के माध्यम से जो कोई स्टोरी रहता है, अच्छी स्टोरी या सकारात्मक स्टोरी रहती है, वो मैं बतला दूंगा दुनिया को, ऐसा मैं आपसे बताऊंगा। और मैं फिल्मी दुनिया में अभी कदम रखने वाला हूँ, ऐसा मुझे लगता है सर। और वही मेरा एक गोल है। और एक गोल अच्छा है कि मैं जिंदगी में सबको अच्छे विचार दे सकूं, यही मेरा गोल है। ऐसा नहीं कि कुछ मैं बनना चाहता हूँ या मैं तो बनूंगा ही, लेकिन मैं जिंदगी में सबके विचार अच्छा दूंगा, यही बात मैं सभी को कहता हूँ। सर ऑल द बेस्ट एंड आई प्रे टू गॉड। थैंक यू सर। हाँ, इस जगह दिलीप चौधरी सर। बहुत राहुल जी का जो सफर है, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो खाली पंक्तियां हमने सुना था, आज तो हमने अनुभव भी कर लिया कि राहुल जी ने वो पंक्तियां सच में बता दी। ऐसे हमारे राहुल जी के साथ हम बातचीत करते हुए बात तो ऐसी है, उनसे बात खत्म ना की जाए, लेकिन हमें समय की पाबंदी है। इसीलिए मैं अभी अंतिम चरण में नरेश, हमारे जो नरेश लालजी है, हमारे बाल प्रतिष्ठान के जो सचिव है, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ दिलीप चौधरी अभी अपना आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम करे। मनोज दादा जी हॅलो पूर्वी दिलीप जोशी सर प्रश्न विचारायचा आहे का? विचारून घ्या। दिलीप हाँ सर। हाँ नमस्ते रुपेश सर जी, आज हम धन्य हो गए आपके ये अनुभव कथन और जो आपके जीवन का प्रवास है, उससे हम शिक्षक सभी प्रभावित हो गए हैं। मुझे लगता है मुझे भी एक्टिव में थोड़ी सी चाहत है सर। अगर आप दिव्यांग बालक की तरफ से कोई चित्रपट या मालिका सीरियल बनाएंगे तो हम सब अध्यापक आप मैं खाली कथा लिख सकता हूँ, मैं पटकथा लिख सकता हूँ, मैं सिनेमा तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो बात जो निर्माताओं की बात होती है, निर्माते लोग निकालते हैं। छोटी स्टोरी, शॉर्ट फिल्म प्रभावित करने वाले बालकों को अगर बनाएंगे तो हम सब सहयोग देंगे सर जी। हाँ चलेगा हम लोग, लेकिन आपको कितना कैसे विचार पे चाहिए वो शॉर्ट फिल्म, वो आप बताओ मेरे को। दिव्यांग विद्यार्थी, दिव्यांग बालक। अच्छा, तो हम लोग बाद में उनका बातचीत करेंगे।
और देखेंगे क्या। हाँ सर, धन्यवाद धन्यवाद। आखिरी क्वेश्चन मैं राघव भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ, राघवेंद्र एलिपेट भाई से, कर्नाटका से, कि भाई आप रुपेश जी को कोई क्वेश्चन पूछे। रुपेश सर नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। आप जो अब तक जो जितने भी बात कर रहे थे आपके बारे में बहुत खुशी हुआ। आपकी सब बातें सुन के और आपके मोटिवेशन हमारे लिए बहुत अच्छी तरह से स्पीच रहा। मुझे ये याद आ रहा था कि मेरे स्कूल में 2 बच्चे थे, 2 बच्चों की याद आ रही थी कि मैं उनके वो बच्चों को मेरे ड्रामे में करवाया था मैंने। उनको बात करने नहीं आता था, ठहरने नहीं आता था। हर एक बच्चे के साथ में किस तरह से बिहेवियर करना, वो अब नॉर्मल जैसे थे बच्चे जो भी, मगर मुझे सबसे बड़ा खुशी क्या है बोले तो, आपको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं भी आपके जैसा कुछ काम किया है। तो वो बच्चों को मेरे ड्रामे में लेके वो एक्ट किया करवाया है। आपका जो जितना भी जो आप एक बात कर रहे थे बहुत खुशी हुआ, और मुझे अभी कुछ ज्यादा काम करने के लिए आपका जो स्पीच है मोटिवेट रहा। बराबर। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये जो ऐसा बोलता हूँ बोल के आप कुछ गलत मत समझो, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर वो शब्द नहीं आ रहे कि मैं किस तरह से पूछूं। जो आप जो सही तरह से जो बच्चे जो बात नहीं करते हैं, जो ठहरने नहीं आता है, जो अब नॉर्मल जैसे बच्चे रहते हैं, वो वैसे बच्चों से हम किस तरह से रिएक्ट करें, जो टीचर है, जो स्कूल में हम किस तरह से उनके साथ में हम रहे। उनका जो भाषा है आपको समझ में पहले आनी चाहिए। उसको समझने के लिए आप सबको जानना चाहिए, और फिर जानने के बाद वो बड़े होशियार होते हैं। वो बच्चे लोग रहते हैं, दिव्यांग लोग रहते हैं कि जिनको सेलुलर पाल्सी है या गतिमंदत्व है, वो बड़े ही होशियार होते हैं, लेकिन हम लोग उनके तरफ देखते नहीं है। लेकिन वो इनिशिएटिव काम करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, अच्छा काम कर सकते हो। और वो क्या क्षमता है उनकी, वो देखना चाहिए। और क्षमता उनके देखने के बाद हम लोगों ने सोचना चाहिए कि उनको काम क्या देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं मालूम है, हम लोग खाली पढ़ाते, 10वीं तक पढ़ाते खाली बच्चों को। बच्चों को कोई टेक्निकल नॉलेज है तो टेक्निकल में उसको डालिए, टेक्निकल में वो अच्छा करेगा। तो ऐसा कुछ बात नहीं, लेकिन हम लोग उसको सोचते नहीं है, खाली किताब लो, पढ़ो, लिखो, यही काम हम लोग बस उनसे बताते हैं। तो हम बच्चों को हम लोग देते, वैसे उनको भी समझाते हैं। और उनको समझ लेना चाहिए, थोड़ा सा उनको समझेंगे ना आप लोग तो दिव्यांग भी कुछ भी कर सकते, दिखा सकते हैं। और मैंने ऐसे ही किया, मेरे जब ये सभी टीचर लोग ने प्रोत्साहित किया, प्राध्यापक लोगों ने प्रोत्साहित किया, कॉलेज के प्राध्यापक लोग। जब मैं कॉलेज में था तभी मैं आदर्श विद्यार्थी करते था कॉलेज में, तो मुझे सब कार्यक्रम में पहले बुलाते थे, आप कार्यक्रम में आ जाइए, कार्यक्रम में बैठिए। तो ऐसे सभी लोग कहते थे मेरे को, इसलिए मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ अभी। मेरे को तकलीफ नहीं आई। मुझे और किया सब लोगों ने। जी मुझे और खुशी है कि जो अब नॉर्मल बच्चों के ऊपर एक स्क्रिप्ट किया था मैंने 10 मिनट का। यूथ फेस्टिवल जो चलता है, साउथ जोन तक गया था मैंने। वो अब नॉर्मल जो टॉपिक था वो बच्चों के ऊपर निकाल के वो एक्ट करवाया था मैंने। तो मुझे अभी और कुछ ऐसा कुछ लग रहा है कि इनमें अभी बहुत कुछ सारा काम करना है के क्या बोलते ड्रामे के अंदर। मोटिवेशन करना है बच्चों को साथ में, मतलब उनके साथ में जो जितने भी जो एक्टिविटीज है, उनके अंदर जो जितने भी एक्टिविटी छुपा है वो बाहर निकालने के लिए एक अच्छा साधना है, मुझे ऐसा लगता है। सो इसके बारे में आपके क्या राय है? मतलब जो उन बच्चों को हम रंगमंच के ऊपर लेके आने के लिए कितना काम करना पड़ेगा हमको?
दिव्यांग बच्चों के मामले में ना। जी 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 अच्छा, उनको प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन वो जो कोई ट्रेनिंग लेते हैं उनको सिखाने के लिए, जो दिव्यांग लोगों को, उन्हें आपको पहले मिलना चाहिए कि क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग उनको निकाल सकते हैं। और आप भी जो दिव्यांगों को समझेंगे तो आप भी निकाल सकते हैं, तो कुछ बात नहीं है। लेकिन आप जो लोग जानते हैं अपंगों को, उनको उनके साथ सलाह लीजिए और उसके बाद में उनको अपने कार्यक्रम में ले आइए। और उसके बाद में दिव्यांगों का जो काम है, वो गाना है या कोई भी डांस है, वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि डांस भी कर सकते हैं, अंधे लोग भी डांस करते हैं। एक पैर वाला भी कोई अपंग हो, वो भी डांस कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनको सिखाना चाहिए, और कैसे हम सिखा सकते हैं उनको, वो देखना चाहिए। सलाह मशवरा करते हम लोग देखेंगे, सोचेंगे तो हो सकता है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी लगा, और मुझे और कुछ और नया और उनके साथ में काम करने के लिए एक अच्छा मोटिवेट मिला मुझे। सो थैंक यू रुपेश सर, थैंक यू। आज तो ऐसा लगता है कि चर्चा खत्म न हो, लेकिन समय की पाबंदी है। कैसे तो शुरू करना पड़ता है, कहीं किसी जगह तो हमें रुकना है। इसलिए आज का अंतिम समय, जहां मैं सबके धन्यवाद मानना चाहता हूँ, उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, बाल रक्षक प्रतिष्ठान के माध्यम से हम रुपेश भाई, बोधनकर सर, कामिनी जी, उसके बाद शैलेश भाई, डॉक्टर खेड़ेकर साहब, इन तमाम बड़े हस्तियों को हम इस पेज पे आगे की 5 दिनों में ले आने वाले हैं। हमारी कोशिश यही है कि जो अच्छा है वो सब लोगों तक पहुंचे। और इसी कड़ी में हमने आज आदरणीय रुपेश भाई पवार जी को बुलाया था। दोस्तों, हम तो बहुत कहानियां सुनते हैं, लेकिन एक कहानी थी जो प्रॉब्लम का नाम जिंदगी है। क्योंकि प्रॉब्लम नहीं तो जिंदगी होती नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम जब हो गए तभी हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। रुपेश भाई ने सभी प्रॉब्लम खुद सॉल्व किए और हमारे सामने जो प्रेरणा रखी और जो हमारे मंच का भी मान बढ़ाया, इसलिए मैं रुपेश भाई का यहाँ शुक्रगुजार हूँ। वैसे ही डॉक्टर रानी खेड़ेकर मैम, जिन्होंने रुपेश भाई को पेज पे लाया, आमंत्रित किया, रोल है, क्योंकि जब अच्छे पर्सन्स लाना हो तो उनकी सहायता लेना पड़ता है। रानी मैम का भी यहाँ मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी मेरे भाई जो भारत से है, पूरे भारत से, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, ना कि क्वेश्चंस पूछे, उसके बाद उन्होंने उनके साथ चर्चा भी की और उनके कार्यों से प्रेरित हुए, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आखिर में सभी राज्य के सभी मेरे भाई बहन जिन्होंने मुझे साथ दिया और आगे की साथ देंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। और यहाँ मैं सबका फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ, सबको आभार व्यक्त करता हूँ, और यही मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। थैंक यू। ओवर टू मनोज दादा। थैंक यू।